करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल रेसिस्टर के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पोटेंशियोमीटर, दूसरा होता है रियोस्टेट और तीसरा होता है डिजिटल पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने वहां पे बताया था कि पोटेंशियोमीटर एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टर है जिसमें 3 टर्मिनल होगा और तीनों टर्मिनल्स उसका सर्किट्स में यूज होता है। और पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक तरह का स्विच की तरह रहता है, ठीक है। उसमें एक नॉब रहता है, उस नॉब को हम लोग क्या करते हैं, घुमा के उसके रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, सेट करते हैं या रेसिस्टेंस को वैरी करते हैं, ठीक है। इस तरह दिखता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रियोस्टेट के बारे में। एक बात और है, पोटेंशियोमीटर के बारे में मैंने बताया था, उसका एप्लीकेशन पार्ट को जब मैं डील कर रहा था तो मैंने बताया था कि जनरली उसको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसी डिवाइस का कोई एम्पलीफायर है या रेडियो है, टीवी है, तो उसकी आवाज को बढ़ाने घटाने के लिए उसके अंदर में जो वॉल्यूम का स्विच होता है वो रियोस्टेट वहां पे यूज होता है, सॉरी पोटेंशियोमीटर यूज होता है। पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम लोग वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि वोल्टेज डिवाइडर के रूप में भी उसको यूज किया जाता है। कहीं पे भी वोल्टेज को क्या करना होता है, कम करना होता है या फिर ज्यादा करना होता है, तो फिर हम लोग यानी कि वोल्टेज के वैल्यू को वैरी करना होता है तो पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। तो चलो ये सारा बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रियोस्टेट क्या होता है, ठीक है। देखोगे अभी आपके स्क्रीन पे एक रियोस्टेट आ रहा होगा, बड़ा सा डिवाइस रहता है, ठीक है, और हेवी भी रहता है, 10-15 किलो का भी हो सकता है, इतना ज़्यादा भारी रहता है। जबकि आप देखे थे पोटेंशियोमीटर एक स्विच के फॉर्म में होता है, छोटा सा कंपोनेंट्स है, ठीक है। लेकिन रियोस्टेट जो होता है ना, एक बड़ा सा डिवाइस होता है, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट भी एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टर है। पहला बात तो यही है कि रियोस्टेट भी एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टर है और इसमें जो 3 टर्मिनल्स होता है उसमें से मात्र 2 ही टर्मिनल सर्किट में यूज होता है। जबकि पोटेंशियोमीटर में मैंने बताया था कि तीनों टर्मिनल्स, पोटेंशियोमीटर का तीनों टर्मिनल सर्किट में यूज होता है। जबकि रियोस्टेट का ओनली 2 टर्मिनल्स को ही सर्किट में यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है थोड़ी देर में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला बात आपको क्या याद रखना है कि रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेसिस्टर विच ओनली 2 टर्मिनल्स आर यूज्ड इन सर्किट, जिसका 2 ही टर्मिनल हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। उसके बाद रियोस्टेट का एप्लीकेशन क्या है, तो रियोस्टेट को यूज किया जाता है मोटर को कंट्रोल कर, मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जनरली आपको लोग जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वहां पे इलेक्ट्रिकल का जो भी लैब होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी या तो बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर मशीन का लैब होता है, लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, तो वहां पे जाओगे तो देखोगे ये रियोस्टेट रखा हुआ रहता है, ठीक है। वहां पे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कराते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर फाइंड आउट कराते हैं या फिर स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स सिखाते हैं बच्चों को, तो वहां पे रियोस्टेट को यूज किया जाता है। बेसिकली रियोस्टेट करता है क्या है, तो रियोस्टेट जो होता है ना वो तुमको करेंट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी करंट सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। वेरिएबल रेसिस्टर तो है ही, अलग अलग रेसिस्टेंस का तो वैल्यू देगा, बट यूज क्या है, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, करंट को कंट्रोल करता है और करंट को कंट्रोल करके हम लोग जो भी मोटर्स है उसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि कोई ऐसा मोटर है जिसके स्पीड को कंट्रोल करना है और उसका स्पीड कंट्रोल करंट से होता हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग मोटर्स होते हैं। अभी तो आप लोग मोटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो अलग अलग टाइप्स के मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर, जिसके स्पीड को डिफरेंट मेथड से कंट्रोल किया जाता है। किसी के स्पीड को वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, किसी मोटर का स्पीड कंट्रोल उसके करंट को कंट्रोल करके किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स होते हैं, ठीक है। और हर एक मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने का टेक्निक भी अलग अलग होता है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको कंट्रोल किया जाता है। अब मोटर क्या होता है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि मोटर क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर बोलते हैं।
जैसे आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, छत से लटका हुआ ये जो पंखा होता है, इस पंखे के अंदर में भी एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है, उसका नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल मोटर है। और ये पंखा करता क्या है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जब इसका स्विच ऑन करते हो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें जो रोटेशन होता है, जिसके कारण उसके फिंग्स घूमते हैं और हम लोग को हवा मिलता है, तो एक तरह का वो जो रोटेशन है वो एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी है। जब तक उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहते हो तब तक वो मैकेनिकल वर्क करते रहता है। जैसे ही फिर से स्विच ऑफ कर देते हो, पंखा रुक जाता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, और भी बहुत सारे मोटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखोगे जो आटा मिल्स होता है वहाँ पे भी मोटर यूज किया जाता है, बड़ा सा हेवी सा मोटर यूज किया जाता है। उसका जो ग्राइंडिंग मिल्स होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, घर में जो आपका ग्राइंडर मिक्सर है उसके उसके अंदर में भी मोटर लगा हुआ है। वॉशिंग मशीन के अंदर में मोटर लगा हुआ है। जहाँ पे भी रोटेशन वर्क हो रहा है, और वो जो रोटेशन वर्क है, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग रोटेशन वर्क करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई मोटर जरूर लगा हुआ। तो चलो ये कुछ हमने मोटर का एग्जाम्पल दे दिया। अब मोटर जो होते हैं, क्या उसके स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ता है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मोटर्स होते हैं जिसका स्पीड जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करके किया जाता है। जो हेवी वाले मोटर्स होते हैं, बड़े बड़े मोटर जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रियोस्टेट को यूज करते हैं। चलो, तो ये कुछ बातें थी रियोस्टेट के बारे में। अब हम लोग कुछ पॉइंट से इस रियोस्टेट को समझते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है, रियोस्टेट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल रेसिस्टर विच टू टर्मिनल्स यूज्ड इन सर्किट्स। कह रहा है कि रियोस्टेट जो होता है ना, टाइप्स ऑफ वेरिएबल रेसिस्टर है जिसका दो टर्मिनल सर्किट में यूज होता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियोस्टेट आर यूज्ड एज ए वेरिएबल रेसिस्टेंस टू कंट्रोल द करेंट इन ए सर्किट। ठीक है, रियोस्टेट आर यूज्ड एज ए वेरिएबल रेसिस्टेंस टू कंट्रोल द करेंट इन ए सर्किट। अभी तो हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि रियोस्टेट का यूज सर्किट में किया जाता है करेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कोई पे करेंट फ्लो हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज वाइडली यूज फॉर स्टार्ट और कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर एंड डिम द लाइट। अब इसका वाइडली यूज कहां पे किया जाता है? स्टार्ट और कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर को स्टार्ट करने के लिए और उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे ऐसे मोटर्स होते हैं जिसको इनिशियली करंट का वैल्यू थोड़ा सा चाहिए होता है ज़्यादा, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी मोटर हैं जिसके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, तो कंट्रोल करने के लिए भी रियोस्टेट को यूज किया जाता है। एंड डिम द लाइट मतलब लाइट को धीमा करने के लिए। कोई फ्लैश लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करने वाला, कोई वाइपर लाइट्स है, समझ सकते हो आप, तो उसके लाइट्स को थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, उसके लाइट्स को क्या करना हो, कम करना होता है, तो उसके लिए भी रियोस्टेट को यूज किया जाता है। इट्स रेसिस्टेंस एलिमेंट्स कैन बी मेटल वायर और रिबन कार्बन। इसका जो रेसिस्टेंस एलिमेंट्स होगा या रेसिस्टिव एलिमेंट्स होगा वो एक मेटल वायर होता है। ठीक है, मेटल का बना हुआ वायर होगा या फिर रिबन, कार्बन का रिबन होगा। अभी थोड़ी देर में हम इसका कंस्ट्रक्शन समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, इन रियोस्टेट वन कनेक्शन इज मेड एट वन एंड ऑफ द रेसिस्टिव एलिमेंट्स एंड द अदर एट द वाइपर। कह रहे कि इसका जो एक एंड होगा वो कहाँ पे कनेक्टेड होगा, मतलब एक छोर जो होता है वो कनेक्टेड होता है रेसिस्टिव एलिमेंट से और अदर जो एंड होगा वो वाइपर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब इन सारी बातों को यानी कि लास्ट के जो पॉइंट है, ये लास्ट के दो पॉइंट को अब मैं थोड़ा इत्मीनान से समझाऊंगा, तो आप समझने का कोशिश करना। ये देखो रियोस्टेट का ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना रखा है, बट एक्चुअली रियोस्टेट कैसा दिखता है अभी देखोगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर का भी आ रहा है, देखो अभी ब्लैक कलर का आ गया उसका। तो उसमें देखोगे क्या, एक सिलेंड्रिकल शेप में, ऐसे पाइप के शेप में एक दिखाई दे रहा होगा एक बॉडी इसका। ठीक है, एक पार्ट इसका ऐसा रहता है, पूरा ऐसे पाइप के फॉर्म में रहेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इस पे बहुत महीन तार लिपटा हुआ रहता है, वो बहुत पता नहीं चलता है देख के।
इसके ऊपर में बहुत पतला पतला तार लपटा हुआ, पूरा कहीं पे भी जगह खाली नहीं रहेगा, इतना पतला तार पूरा इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक तार लपटा हुआ है। उसको देखो हमने यहाँ पे रेड लाइट से रेड कलर से बना रखा है वायर को, जबकि एक्चुअली में देखो कैसे इतना घना रहता है कि वो दिखाई भी नहीं देगा, बहुत ही घना रहता है, महीन पूरा का पूरा इस पर लिपटा हुआ रहता है। और ये जो पार्ट है इसका, ये रेसिस्टिव पार्ट होता है, ये जो हमने बताया कि पाइप के शेप में रहता है, ये रेसिस्टिव पार्ट है और इसके ऊपर में ये मेटल वायर लिपटा हुआ रहता है। और ये दो स्टैंड पे ये पूरा सेटअप किया गया है, ये वाला ब्लैक वाला और ये वाला दोनों, ये एक तरह का स्टैंड है ऐसे, जो कि पूरे ये सिलिंड्रिकल पाइप को ऐसे क्या करता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। क्लियर है। अब इस पाइप के ऊपर में या इस वाइंडिंग के ऊपर में देखोगे एक स्लाइडिंग वाइपर लगा रहता है। ये जो वाइपर है ये इस रॉड के ऊपर में है, इसको चाहो तो आगे पीछे आप सेट कर सकते हो। और इस वाइपर को सेट करके ही हम लोग अलग अलग करेंट का वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन करते हैं या अलग अलग रेसिस्टेंस का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, शुरू में अगर यहाँ पे सेट कर दोगे, यहाँ पे सेट कर दोगे इस वाइपर को, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 मिलेगा। जैसे जैसे इसको आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट करते जाओगे तो यहाँ से इसके रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा मिलते जाएगा और करेंट का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर है। देखोगे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा स्टील का ऐसा, ये वाला जो रॉड है ये स्टील का रॉड होगा और उस पर एक ब्लैक कलर का ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे बना हुआ रहता पकड़ के आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, स्लाइड करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग स्लाइड करने वाला जो भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइपर बोलते हैं। क्लियर है। अब सोचो कि यहाँ पे अगर सेट किया गया है तो देखो करंट यहाँ से इस पॉइंट से एंटर करेगा, इस तार से फ्लो करते हुए ऐसे जा रहा है और वाइपर का ये मिडिल में पोजीशन है। सपोज करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट बाहर निकला ये 5 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर का। और यहाँ से कोई मोटर लगा हुआ है, इसको 5 एम्पियर करंट जाएगा, एक स्पीड से वो घूमेगा, 5 एम्पियर पे एक स्पीड से वो घूमेगा। अब क्या जरूरत पड़ा कि 5 एम्पियर की जगह पे हम लोग को 8 एम्पियर का करंट देना है। कितने एम्पियर का, 8 एम्पियर का। तो ये जो वाइपर है ना, इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। सुनाई दिया। जब लो रेसिस्टेंस हम लोग को चाहिए होता है और हाई करंट चाहिए होता है, ऑब्वियसली रेसिस्टेंस का वैल्यू लो करोगे तभी करंट हाई होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, विद कर्मानुपाती होता है। तो इस स्लाइडर्स को क्या करेंगे, पीछे शिफ्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आर का वैल्यू घटेगा कब, जब इसको ऐसे शिफ्ट करोगे। आर का वैल्यू बढ़ेगा कब, जब तुम इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे। तो अभी हम लोग को चाहिए कितना एम्पियर का, सपोज करो कि 8 एम्पियर का चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइडर को पीछे की तरफ यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। तो होगा क्या कि देखो करेंट जो है ना यहाँ पे कम ही टाइम में यहाँ से ऐसे वाइपर में इंटर कर जाएगा और इस ये जो प्लेट है इससे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, मतलब इस करेंट को बहुत कम ही रेसिस्टिव मटेरियल में ट्रेवल करना पड़ेगा। करेंट जितना कम रेसिस्टिव मटेरियल में ट्रेवल करेगा, करेंट का उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगा। करेंट इसमें जितना ज़्यादा फ्लो करते हुए जाएगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे ये क्या करते जाता है, कम करते जाएगा। इस पॉइंट पे अगर पूरा स्लाइडर को शिफ्ट कर दिया जाए और पूरा इस पूरे वायर से करंट फ्लो होकर यहाँ तक जाएगा, तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू बहुत ही कम मिलेगा। तो ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको भी समझिए कि कैसे कोई करंट जो है पूरे लेंथ से या पूरे वायर से जब फ्लो होता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझिएगा आप लोग। जब ये करंट जो है ना पूरे वायर से फ्लो होगा तो इसको रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी कि करंट का वैल्यू कम होगा। क्यों भाई, तो एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला और होता है, जब किसी मटेरियल में या कोई वायर में जब हम लोग को रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना होता है तो ऐसे निकाला जाता है। R इक्वल टू होता है रो L बाई A। ठीक है, जहां पे रो जो होता है रेसिस्टिविटी होता है, पहले भी एक बार हम बता चुके हैं, और L जो होता है लेंथ ऑफ वायर होता है, मतलब वायर का लंबाई होता है। ठीक है, एक चीज बस यहाँ पे समझना है आपको कि L जो है रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब या ऐसे बोल सकते हो कि रेसिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट रेसिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो बात यहाँ पे याद रखना है। अब इस दो बात को अगर याद रखते हो तो आपका एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि
जब यहाँ पे पूरे लेंथ से, यानी कि अगर सोचो कि करंट यहां से लेके यहां तक फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसका एंड पॉइंट तक फ्लो कर रहा है, तो इसको ज्यादा लेंथ, मतलब तार के पूरे लेंथ से फ्लो करना पड़ेगा, यानी कि लेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लो ये स्लाइड यहीं तक लगा दिया और करंट यहीं से मान लो आधा पे ये वाइपर को सेट कर दिए हैं, तो करंट आधा ही फ्लो किया, उसके बाद ये तो इधर से चला गया, तो करंट को कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ा, पूरा तार का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा, उसका आधा ही लंबाई ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। जितना ज्यादा लेंथ में या जितना ज्यादा लंबाई में तार में करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, ये बात याद रखना। अच्छा, तार जो है ना बहुत महीन रहता है, मतलब उसका जो थिकनेस रहता है ना वो बहुत पतला महीन सा तार इस पे लपटा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मोटा तार होगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा, मोटा तार होगा तो उसका क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो पतला तार रखा जाता है ताकि उसका एरिया कम हो, एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस वो ज्यादा प्रोवाइड करेगा, इसीलिए महीन वायर यूज किया जाता है, ताकि जो महीन वायर होगा उसका थिकनेस वगैरह सब चीज कम रहेगा तो एरिया भी कम रहेगा, महीन वायर होगा तो थिकनेस कम होगा और थिकनेस कम होगा तो ऑब्वियसली एरिया भी कम होगा और एरिया कम होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको आई थिंक कि इसका जवाब मिल गया होगा। एक चीज और कि अगर मान लो वाइपर को यहां पे सेट कर दिए तो करंट यहीं से वाइपर में कवर मतलब चला जाएगा, वाइपर से होते हुए इस रॉड से होते हुए बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे करंट कितना लेंथ ट्रेवल किया, तार का बहुत कम ही लंबाई को ये पास करेगा, पूरे लंबाई से पास नहीं करेगा, तो जितना कम लंबाई से पास करेगा यानी कि एल का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अभी कुछ ही देर पहले हम आप लोगों को समझाएं कि वाइपर का वैल्यू जितना इधर की तरफ शिफ्ट करोगे रेसिस्टेंस का वैल्यू उतना कम मिलेगा, करंट उतना ज्यादा होगा। वाइपर का वैल्यू मिडिल से जितना ज्यादा इधर शिफ्ट करोगे उतना ही ज्यादा हम लोग को क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, करंट का वैल्यू कम मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये ट्रेवल करेगा, जितना ज्यादा लेंथ को कवर करेगा उतना ज्यादा इसको रेसिस्टेंस मिलेगा। इवन इस पे भी ये जो प्लेट हम बताया कि ये जो एक रॉड लगा हुआ है स्टील का, इस पे भी रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखा रहता है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ 1 ओम, कहीं पे लिखा हुआ 10 ओम, यहाँ पे लिखा हुआ मान लो 20 ओम, तो ये जो लिखा हुआ रहता है उस पे जब इस स्लाइडर को सेट करोगे तो उसके अनुसार रीडिंग मिल जाता है, ठीक है। तो इसके प्लेट पे भी सारा वैल्यू रेसिस्टेंस का लिखा हुआ रहता है, उस पे जहां पे सेट करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 40 ओम, तो अभी 40 ओम पे वाइपर सेट होगा तो ये 40 ओम का रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। और जनरली ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, इस सब चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अब क्या हम समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहां से करंट इंटर करता है, यहां से करंट बाहर जाता है। और एक चीज जो हम लोग पहला पॉइंट में पढ़े थे कि इसके दो ही टर्मिनल्स को यूज किया जाता है, तो देखो एक टर्मिनल इसको यूज किया गया, दूसरा टर्मिनल यहाँ बी पे यूज किया गया, यानी कि ए और बी टर्मिनल को यूज किया गया, सी टर्मिनल का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे भी बनाते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट सर्किट से, बट यही वाला आप डायग्राम बनाना ऐसे रहता है, ये प्लस ये माइनस और यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऐसे बना दिया जाता है। ये वोल्टेज दे दिए, ये करंट इसमें पास होगा, तो ये वाला पोजीशन जहां पे शिफ्ट करोगे उसके अनुसार यहां से करंट जो पास होगा आई, ये यहां से रेसिस्टर से पास होते हुए, अगर पूरा रेसिस्टर को यूज करोगे तो फुल रेसिस्टेंस मिलेगा। जैसे जैसे इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे, मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा या जीरो मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा करंट हमारा यहां से फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि ये स्लाइडर का पोजीशन एंड पॉइंट पे सेट कर दिए, बिल्कुल ही आखिरी पॉइंट पे, तो करंट को पूरा रेसिस्टेंस से पास करना होगा ना, तो इसको बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा, तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये जो स्लाइडर है ना, ये जो स्विच है, इसके पोजिशन को सेट करके हम लोग ऐसे कर लेते हैं। आया बात समझ में? तो चलो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल पोटेंशियोमीटर का, ठीक है, कि डिजिटल पोटेंशियोमीटर क्या होता है। डिजिटल पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, एक तरह का डिजिटल आईसी है, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक छोटा सा आईसी है,
इंटीग्रेटेड सर्किट्स है और इसको पढ़ाना बहुत ही टफ काम है। अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो 2-3 क्लास लगेगा, क्योंकि आप लोगों को ना सेमीकंडक्टर का नॉलेज है, आईसी क्या होता है वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मजबूरी समझोगे। आगे के सेमेस्टर में जब ये मिलेगा डिजिटल पोटेंशियोमीटर, जब हम लोग आईसी कुछ पढ़ लेंगे तो फिर इस चीज़ों को हम समझाएंगे। हालांकि हम लोग के भी सिलेबस में अभी जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका 2nd चैप्टर में एक आईसी पढ़ना है, ठीक है, तो वो अलग आईसी है, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है तो वो अलग आईसी है, ये अलग आईसी है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको बस इंट्रोडक्शन पढ़ा देते हैं। आपके एग्जाम्स में अगर आएगा तो इतना ही लिखना, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, ए डिजिटल पोटेंशियोमीटर इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल रेसिस्टर दैट यूजेज डिजिटल सिग्नल इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ चेंज इट्स रेसिस्टेंस। करे क्या कि डिजिटल पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टर है दैट यूजेज डिजिटल सिग्नल, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को यूज करता है इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल मोशन। मैकेनिकल मोशन मतलब क्या, जैसे ये हम लोग जो वाइपर था इस पे एक मैकेनिकल फोर्स लगा के खुद से कोई आदमी यहाँ पे इसको क्या किया, स्लाइड वाइपर को पकड़ के स्लाइड किया, आगे पीछे कहीं शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक मैकेनिकल मोशन किए, जिसके कारण हम लोग को अलग अलग रेसिस्टेंस मिला। बट इसमें कोई मैकेनिकल मोशन का जरूरत नहीं है, इसमें कोई वाइपर नहीं होता। देखोगे अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको आईसी में कोई आपको ऐसा स्विच नहीं बना हुआ रहता है, या कोई स्लाइडर नहीं बना हुआ है, वाइपर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं रहता है। बस इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिए, ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया। देखोगे अभी ब्रेडबोर्ड पे कैसे कनेक्ट रहता है उसका भी पिक्चर आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा ही कनेक्टेड रहता है, बहुत सारे कंपोनेंट से कनेक्टेड रहता है, तो इसमें कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं होता। बस आप जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए, बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही उसका रेसिस्टेंस कंट्रोल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं या डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। तो आप बाहर से किसी सर्किट से सिग्नल भेजे या किसी डिवाइस से सिग्नल भेजे, उस डिवाइस से जो सिग्नल मिला उस आईसी को, वो आईसी क्या करता है, उसके अनुसार अपना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, डिजिटल पोटेंशियोमीटर चेंज रेसिस्टेंस इन डिस्क्रीट स्टेप डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल सिग्नल सेंट ऑन इट। यही बात बता रहे थे कि जो भी डिजिटल सिग्नल इसको सेंड करोगे, मतलब इसको बाहर से जो भी डिजिटल सिग्नल दिया जाएगा उसके अनुसार ये स्टेप वाइज डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिजिटल पोटेंशियोमीटर चेंजेज रेसिस्टेंस, मतलब डिजिटल जो पोटेंशियोमीटर है वो अपना रेसिस्टेंस क्या करेगा, चेंज करेगा, बदलेगा इन डिस्क्रीट स्टेप। डिस्क्रीट स्टेप मतलब होता है बटा हुआ, टूटा हुआ। स्टेप का मतलब होता है एक एक स्टेप, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो ये धीरे धीरे एक एक स्टेप में बढ़ेगा इसका रेसिस्टेंस, कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ेगा। जैसे इसको हम लोग स्लाइड करते हैं तो एकदम कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे स्लाइड करोगे रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ते घटते जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो ऐसे यहाँ पे दे रहा है, ये इसके बारे में बता रहे हैं 10 किलो ओम का है, तो उसके बाद सीधे 11 किलो ओम का दे देगा, बीच वाला रेसिस्टेंस नहीं देगा, ठीक है। 12 किलो ओम दे देगा आपको। अगर बीच वाला जैसे 10.5 चाहिए, 10.1 चाहिए, 10.2 चाहिए, तो ऐसे नहीं देगा, ठीक है, एक फिक्स गैप के बाद देगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ये रेसिस्टेंस वैल्यू देगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितना भी छोटा से छोटा भी वैल्यू का रेसिस्टेंस चाहिए होता है, जैसे आप ऐसे समझो 10.1 किलो ओम का भी चाहिए होगा तो ये दे देगा, 10.2 किलो ओम का भी चाहिए तो ये रेसिस्टेंस दे देगा, 10.3, 10.4 कुछ भी, बट ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको जिस तरीके से बनाया गया है, जितना स्टेप के लिए बनाया गया, जैसे एक एक स्टेप के लिए बनाया, तो उसी एक स्टेप का वैल्यू देगा। मतलब 10 किलो ओम के बाद 11 किलो ओम, मतलब इसको 1 किलो ओम के गैप के लिए बनाया गया है। फिर 11 के बाद 12 किलो ओम, तो बीच में नहीं देगा, बीच वाला रेसिस्टेंस वैल्यू नहीं ये प्रोवाइड करता है। आया बात समझ में। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इसका भी कंस्ट्रक्शन किया गया होगा 10.1 के लिए, 10.2 के लिए, तो फिर ये दे देगा। लेकिन 10.1 और 10.2 के बीच का कुछ वैल्यू होगा तो फिर नहीं देगा। शायद मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये डिस्क्रीट फॉर्म में आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एक लास्ट पॉइंट है, डिजिटल पोटेंशियोमीटर यूज फॉर वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ एन एम्पलीफायर। कोई एम्पलीफायर सर्किट्स है या कोई एम्पलीफायर होगा, ठीक है, जैसे गाना वगैरह भी सुनते हैं हम लोग, तो म्यूजिक सिस्टम के अंदर में एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है, या और भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होगा, ठीक है, जो कि एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है सिग्नल के वैल्यू को बढ़ाना, उसके वैल्यू को क्या करना,
उसके पावर को बढ़ा देना, ठीक है। तो वैसा कोई सर्किट जहां पे वॉल्यूम कंट्रोल करने का काम करे, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं तो ये जो घर में हमारा म्यूजिक सिस्टम होता है, जो भी म्यूजिक सिस्टम आप यूज कर रहे होगे उसके अंदर में एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, तो उसके वॉल्यूम कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। तो चलो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको डिजिटल पोटेंशियोमीटर लिखने के लिए आता है तो आप यही 3 पॉइंट्स लिखोगे, काफ़ी है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे टोटल जो रेसिस्टर का टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ा, एक फिक्स रेसिस्टर पढ़ा और दूसरा वेरिएबल रेसिस्टर पढ़ा। तो कंप्लीट जो टाइप्स होता है उसको अब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। चलिए तो अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।